और कहिए कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग संविधान के बारे में देख रहे थे पॉलिटी में, और जो वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो तो खत्म हो गया। संवैधानिक विकास हम लोग देखे। संवैधानिक विकास के बाद हम लोग संविधान सभा को भी देखे, अनुसूचियाँ, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से आते हैं प्रस्तावना उद्देशिका। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो क्या है? ये आप पीटी या मेंस जो भी एग्जामिनेशन है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पीटी में भी प्रश्न बनते हैं, और क्या नए प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। और वनडे एग्जामिनेशन ये सब में तो यहाँ से रहता ही है प्रश्न। तो यहाँ से देखते हैं कि भारत में जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह जो प्रस्तावना है यह कहा जाता है कि ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, संविधान का सार है। तो ऐसे किसी वो देश जहां सबसे पहले प्रस्तावना किसी देश के संविधान में यदि था तो वो हम देखते हैं प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में, अमेरिकी संविधान में जो है, अमेरिका के संविधान में सबसे पहले, अमेरिकी संविधान में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना का चर्चा की। तो यहाँ प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना आया। तो अमेरिकी संविधान में सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान प्रस्तावना जैसी चीजों की चर्चा है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है सबसे पहले यह देखें, यहाँ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने दृढ़ संकल्प को इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सुल सप्तमी 2006 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान का प्रस्ताव है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संकल्प द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सुल द्वारा इस संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मकृत किया। यहाँ से टोटल यदि आप देखेंगे तो 73 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस चीजों को छोड़ के संविधान का पूरी सार है, ये पूरे संविधान का ये सार है। और डॉक्टर कन्हैयालाल, जो ये के मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जो प्रजातांत्रिक जो गणतंत्र है, संप्रभु है, उसकी पूरी यह जन्म कुंडली है। यह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। समझिए, ये भारतीय संविधान की आत्मा भी है। और इस पूरे कहा गया है कि ये पूरे संविधान प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम भारत के लोग। ये जो सब है, यानी ये जो जनता भारत के लोग है, इसके द्वारा जो बनाया गया है, उसके द्वारा जो है किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत कर दिया है। ये संविधान,
यह जो संविधान है आप लोग को बताए थे, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आप लोग को हम पिछली क्लास में बताए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया बताइए? जवाहरलाल पंडित लाल नेहरू। ये उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव, और ये हमारा जो प्रस्तावना है इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित, यानी जो हम कह सकते हैं कि जो आधार है हमारी प्रस्तावना का, ये उद्देश्य प्रस्ताव, जो इसीलिए उद्देशिका भी कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव जो जिससे जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो पारित की गई थी, वो हमारा संविधान है। क्योंकि इसे यदि हम देखें तो 1919 के एक्ट में भी आप प्रस्तावना देख सकते हैं। यदि इससे पहले आप पूछ रहे हैं तो 1919 के एक्ट में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में था, उसमें एक अलग प्रस्तावना की भी मौजूद वहां उपस्थिति था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन ये सब तो प्रस्तावना की आत्मा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का सार है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की। यहां याद रखिएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता, बंधुता। अब इस चीज को यदि हम देखें तो यहाँ आदर्श और आकांक्षाएं को देखें, जिसकी प्रकृति और उद्देश्य को यदि हम देखें, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, तो आकांक्षाएं जो है क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। ये जो चार हमारी आकांक्षाएं हैं, न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। न्याय किस चीज का? वो न्याय 1, 2, 3, 4 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता किस चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1, 2, 3, 4, 5। न्याय 4, स्वतंत्रता 5। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि शायद एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था और राजस्थान पीसीएस में भी, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। और बंधुता जो है एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे प्रश्न यहाँ से ये भी पूछे जाते हैं कि जो संविधान सभा, यानी एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछ दिया गया था, जब प्रीवियस से क्वेश्चन हम बनाएंगे, कि पूरे प्रस्तावना को लिख दिया गया था और डेट को ब्लैंक कर दिया गया था और वहाँ क्वार्ट क्वेश्चन था और कहा गया था कि यहाँ पे कौन सा डेट लिखा हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ये अंगीकृत अधिकृत किया गया।
और अंगीकृत ये सीक्वेंस अभी पूछा नहीं है, लेकिन आने वाले एग्जामिनेशन में कभी भी ये पूछा जा सकता है कि इस सीक्वेंस को जो है आप एक क्रमवार में सजाएं। तो हमेशा याद रखिए, जैसे ये प्रश्न पूछ चुका है संप्रभु समाजवादी पत्रिका लोकतंत्र, अब यहाँ से ये प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं है, इसीलिए ये लास्ट का जो लाइन है वो आप सीक्वेंस बना के कर सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव यदि प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार बनते हैं और पूरे प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो तीन शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए? तो आप देखेंगे फ्रांस की जो क्रांति हुई है, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इससे यह प्रेरित है। 1789, तो फ्रांस की क्रांति से ये तीन चीज जो है प्रेरित है, जबकि न्याय जो है वो रूस की क्रांति से है। 1917 के आसपास में जो है ये न्याय जो है वो रूस की क्रांति, यहां से इससे बाहर कोई भी प्रश्न प्रस्तावना से नहीं पूछा जाएगा कंप्लीट कभी भी यूपीएससी तक। यदि आप पूरे प्रस्तावना को यदि अच्छी तरह से रट लेते हैं, जो फैक्ट दे देते हैं आपके लिए पीटी के लिए सफिशिएंट है। चाहे आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं मई में, यूपीएससी देने जा रहे हैं, और सितंबर में जो कंबाइंड बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसकी, तो आप निश्चिंत रहें, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न है, फिर अभी एक एक मेंस की जब क्लास में जाएंगे तो एक एक चीज की जो प्रकृति है, जो इसके उद्देश्य है, उसके एक एक चीज को बताया जाएगा कि पंथनिरपेक्ष क्या है, समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय, एक एक चीज की जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें पूरे के पूरे इसमें समाहित है। स्वतंत्रता क्या है और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो यह कहीं नहीं, जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो पूरी प्रस्तावना में आप मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप देखें, तो ये पूरे संविधान के जो सार है, यदि कभी कभी तो ऐसे होता है कि मान लीजिए किसी भी निर्वाचन किया जा रहा है संविधान में और वहां पे विरोधाभास है, तो हम किसका चर्चा की जाती है, इसका महत्व समझिए। हम कहीं ना कहीं फिर संविधान में आके उसके महत्व को देखते हैं, संविधान से यही प्रस्तावना से उस चीज को क्लियर करते हैं और फिर उस जो विरोधाभास चीज है उसको हम ठीक करते हैं। तो आप इस चीज के लिए लिख सकते हैं कि जब संविधान के निर्वचन में विरोधाभास उत्पन्न होता है, जब संविधान के निर्वचन में गतिरोध या विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के आधार पर निर्वचन किया जाता है। समझिए इसकी महत्व ये है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहां से ये पूरे प्रस्तावना का जो महत्व है ये। तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू में यदि देखें और एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करें। पहले शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? संविधान लागू होने के बाद भारत किसी भी बाह्य शक्ति से नियंत्रण या नियंत्रित नहीं। आप देखिए भारत के
यानी भारत अपने आप में स्वतंत्र है विचार के लिए। यह तो न तो किसी देश के विचार को अपने यानी इस देश पे कोई लागू किया जा सकता है, न तो किसी अन्य देश का उपनिवेश है। भारत ठीक है, भारत एक दो पॉइंट लिख लीजिए। भारत एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर किसी अन्य का अधिकार नहीं है और बाहरी या आंतरिक, और भारत बाहरी या आंतरिक दोनों तरह के मामले में विचार करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट है, भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर है। तो क्या यह भारत जब राष्ट्रमंडल का मेंबर है तो वह कहीं ना कहीं भारत के संप्रभु का बाधक है? क्योंकि राष्ट्रमंडल का जो भारत मेंबर हुआ 1949, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की जो यह राष्ट्रमंडल में जो सदस्यता है ये स्वेच्छा पे, यानी भारत जो है किसी भी समय राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है वो छोड़ा जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिख लीजिए 1949 में भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की, लेकिन भारत ने 1949 में भारत के ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की, लेकिन इससे भारत के संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई। तो ये मेन रूप से हमारे संप्रभुता। समाजवादी दूसरा आते हैं यदि हम, तो समाजवादी क्या है? नाम से ही है। समाजवादी उद्देशिका के जो शुरू में था इसे नहीं था, क्योंकि अभी जब केस स्टडी पे हम बात चलेंगे तो केस स्टडी जब हम चलेंगे तो वहाँ पे हम एक केस स्टडी को देखेंगे। अब इतना जान लीजिए कि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन वहां तक है जहां तक संविधान के आधारभूत ढांचे का हनन न हो। जो पूरे संविधान का आधारभूत ढांचा है उस ढांचे का हनन न हो, हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संशोधन कर सकते हैं। तो ये समाजवादी जो शब्द है 42वां संविधान संशोधन, लिख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 3 जनवरी 1977 3 जनवरी 1977 को यानी 77 को सुनिए, ये 3
3 जनवरी 1977 को इसे भारतीय संविधान के उद्देशिका में अंतर स्थापित किया गया। उसे अंतर स्थापित किया गया। उसे अंतर स्थापित किया गया। तो यह संविधान जो है यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में यह शुरू में जो उद्देशिका था इसमें नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा कि हम उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यह संशोधन वहां तक होगा जहां तक भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या हो, हनन हो। फिर इसे संशोधन किया गया और अंतर स्थापित 3 जनवरी 1977। ये जो समाजवाद है, ये जो समाजवाद है, देखेंगे भारत के जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आप पूरे समाजवाद को देखते हैं, पूरे समाजवादी चीज को आप वहां पे देखते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि भारत के जो साम्यवादी समाजवाद के बजाय लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण करता है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका अनुसरण करता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो हमारे पास हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी दोनों जो सरकार और जो प्राइवेट है ये दोनों का स्व अस्तित्व है हमारी अर्थव्यवस्था। तो ये समाजवाद जो है यदि हम कहें खुले दिल से तो यह हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत या नीति से है जो उत्पादन के साधनों पूंजी, जमीन, संपत्ति जो भी चीजें हैं उसका संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रित होता है और सभी के हित के लिए, जो भी चीजें हैं उन सभी के हित के लिए, एक के लिए नहीं होता है, सभी के हित के लिए इसका प्रशासनिक व्यवस्था किया जाता है, उसका वितरण किया जाता है। ये समाज। पंथ निरपेक्ष की यदि हम बात करते हैं तो ये भी पंथ निरपेक्ष जो था ये हमारे जब प्रारंभ में जब प्रस्तावना उस समय ये पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसी केस के बाद इस शब्द को भी जोड़ दिया गया। 3 जनवरी 1977 3 जनवरी 1977 को इसे भी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अंतर स्थापित किया है। लिख लीजिए। यानी सभी धर्मों का हमारे देश में समान अधिकार, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म है सभी को मानने, सभी को धर्म का पालन करने, अपने अपने धर्म का, सभी धर्मों का समानता के आधार पर व्यवहार करेगा और राज्य जो है किसी भी धर्म को जो है बढ़ावा नहीं दे। यानी यहां हम पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र जब हम वहां पे चलेंगे, मौलिक अधिकार में चलेंगे या धर्म की स्वतंत्रता पे चलेंगे तो वहां पे पूरे अनुच्छेद को हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नाम लोकतंत्रात्मक, लोक क्या है? लोकतंत्रात्मक यानी सरकार का जो गठन होगा वो किसके द्वारा होगा? जनता। लोक माने जनता। तो इसका एक ही लाइन लिखिए कि लोकतांत्रिक राज्य का तात्पर्य
ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित कर। तो यहां जनता चुनती है और जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो क्या सरकार को जो है जनता के हित के लिए संचालित करते हैं। अब ये लोकतंत्रात्मक, अब आता है गणराज्य। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति महोदय या महोदय जो निर्वाचित होती है, यहाँ पे वंशावली नहीं चलता है। तो गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे जो प्रमुख हैं वो निर्वाचित होते हैं, न कि वंशाक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में एक संसदीय प्रणाली, यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब ये तीन चीज बनते हैं तो संसद कहा जाता है, ये तीनों चीज। तो एक जो संसदीय प्रणाली है भारत में, अर्थात भारत में जो संसदीय सरकार की स्थापना और निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर इस उद्देशिका के लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूती मिलता है। तो हम देखें कि हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो प्रकृति है संप्रभु का, समाजवाद का, पदनिरपेक्ष का, लोकतांत्रिक गणराज्य का, ये चीज। अब हम उससे उद्देश्य की, आकांक्षाएं की बात करें, जो चार हमारी आकांक्षाएं हैं, 1 2 3 4, ये जो चार हमारी आकांक्षाएं हैं वो क्या है? न्याय की बात करते हैं। न्याय कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मौलिक अधिकार। न्याय, जैसे पहले ही बोले हैं कि न्याय की जो चीज है वो रूस की जो क्रांति 1917, रूस की जो क्रांति 1917 में हुआ था, वहां से प्रेरित है यह न्याय की स्वतंत्रता। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में जो न्याय प्राप्त की मांग की गई, यह प्रेरित है रूस की क्रांति से। यह जो सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि के बिना सभी को समान व्यवहार की अनुमति देता है। तो हम यहाँ पे तीनों रूप से न्याय की बात करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता जो मिलता है, जब मौलिक अधिकार में चलेंगे तो इसमें और विस्तृत चर्चा करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, पूरा मौलिक अधिकार में बात करेंगे। समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक हम समता की बात करेंगे। यहाँ अनुच्छेद 14 से 18, 25 प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता बनाए, भाईचारा की बात करने के लिए जो है एकता और अखंडता, ये भी हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है प्रारंभ में है, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 नीतिमांग से संकल्प होकर अंगीकृत अंतिम। तो अभी
मेन रूप से यहाँ से अब हम लोग देखें कि पीटी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम लोग केस स्टडी पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पहले देखेंगे कि ये पहले काम तो ये है कि पूरी प्रस्तावना को आप याद कर लें। तो यहाँ से यदि पूरे प्रस्तावना आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भारतीय संविधान का एक मुख्य, जैसे विशेष सूची होता है किसी चीज में, तो आप यहाँ देख लीजिए पूरे संविधान में क्या है और कैसे। तो हम लोग ने देखा कि भारत में ये संविधान की मोटर रूप ये है कि संविधान का सार है, ये भारतीय संविधान की आत्मा भी है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यहाँ तक कहे कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की भी जन्म कुंडली है। फिर हम देखते हैं कि इसके जो आदर्श हैं समाजवादी, पंथी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, फिर इसकी जो आकांक्षाएं हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, रूस की क्रांति 1917, इसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो है वह फ्रांस की क्रांति 1789 में, यानी ये पूरे संविधान को ये आगे प्रश्न पूछा जा सकता है सीक्वेंस में, इसलिए इसको याद रखना है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत, ये डेट याद रखना है, बाकी ये पूरे संविधान। ये मेन रूप से हम संविधान उद्देशिका में चले तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं कि उसकी केस स्टडी क्या है। 1960 के बेरुवाली संघ मामले, के बेरुवाली संघ मामला क्या है? देखिए 1960 के बेरुवाली संघ में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन था, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो अस्पष्ट है। समझिए, इस आधार पे जो है बेरुवाली जो संघ था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को पलट देते हैं और वो कहते हैं कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब समझिए, बेरुवाली ने कहे कि वो संविधान का अंग नहीं है। इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि शब्द की बात करें तो पूरे प्रस्तावना में 73 शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो कहे अस्पष्ट है, खारिज कर दिया। लेकिन जब 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हम चलते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर कहते हैं कि भारत के जो संविधान है में प्रस्तावना जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, ये एक हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अनुच्छेद, इसका संविधान संशोधन हम प्रस्तावना में आप कर सकते हैं। इस डिसीजन के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखते हैं कि
1976 इसमें 1976 में पहली बार और एकमात्र बार, अभी तक पहली बार और एकमात्र बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करके जो है शब्दों को समाहित किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। तो देखिए, जब पीटी में तो देगा तो आप मार दीजिएगा कि हाँ 1973 का केशवानंद बहार का तो किससे संबंधित है, जो प्रस्तावना से, बिरवाली संघ किससे है, तो प्रस्तावना से। लेकिन जब आप मेंस लिखते हैं, मेंस में जब आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट का मेंस लिखते हैं, मेंस में लिखने के बाद और नीचे में यदि आप केस स्टडी नहीं लिखते हैं तो आपका मेंस मार्क्स नहीं है। लेकिन जब आप प्रस्तावना पूरा डिटेल लिख दिए, आदर्श और आकांक्षाओं को पूरा डिटेल लिख दिए, इसके बाद यदि आप केस स्टडी लिखते हैं नोट करके और ये पूरा डिटेल लिखते हैं तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम किरण 1973 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में को भारतीय संविधान में इसे महत्वपूर्ण अंग माना गया और इसके तहत 368 के द्वारा इसे संशोधन किया जा सकता है। इस आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ पे अखंडता शब्द को जोड़ा। यदि आप ये मेंस में इतने शब्द को लिखते हैं तो आपका मार्क्स बहुत बेहतर है। प्रस्तावना लिख के आप आदर्श आकांक्षाएं लिख के एक ग्राफ बनाइए, उस ग्राफ पे उसको पूरा दर्शाइए, फिर आप कर सकते हैं। पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, उन्होंने बताया कि न्याय कहाँ से प्रेरित है, रूस से, स्वतंत्रता समता बंधुता कहाँ से है, तो फ्रांस की क्रांति से। तो आप ये पूरे प्रस्तावना का मैंने आपको डिटेल बताया। मैंने अब आप लोग पूछ सकते हैं यदि कोई प्रश्न जो है तो। तो ये पूरी चीजें, इसके बाद भी छोटा छोटा केस आया था। आप 1994 का देख लीजिए तो उस समय सेम था, लेकिन जो केस स्टडी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मेंस चलेंगे तो और ज्यादा डिटेल में लिखवा देंगे, अभी आपके लिए इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में होगा तो फिर आगे चलेंगे। तो ये है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो डायरेक्ट हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे मौलिक अधिकार से, क्योंकि अनुच्छेद 1 में है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ है। संघ और परिसंघ पे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे और डायरेक्ट हम लोग चलेंगे नागरिकता को देखते हुए डायरेक्ट मूल अधिकार पे चलना। नागरिकता में कुछ चर्चा नहीं करना है, नागरिकता में सिर्फ जो अनुच्छेद है मेन में उस अनुच्छेद को पढ़ते हुए आगे चल जाए। पीटी में से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, मेंस में ध्यान देना है। तो पीटी में सिर्फ अनुच्छेद देख लेंगे और नागरिकता में इसके बाद तुरंत हम लोग चल जाएंगे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा तो अगला बार नागरिकता और हम लोग चलेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार में एक लंबा सा लेक्चर होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें मौलिक अधिकार के रटने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, तो सब आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलो ठीक है।